हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। 12th फिजिक्स के अंदर चौथे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संधारित्रों में संचित ऊर्जा को हमने पिछले पार्ट 7 में समझा था। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक शेष है और वो टॉपिक है चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा की हानि। यदि हम दो चालकों को जोड़ें तो क्या होगा? दो चालकों को जोड़ने पर होगा ये कि यदि वे चालक आवेशित हैं तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित होंगे। अब प्रश्न ये है कि किस चालक से किस चालक में आवेश का स्थानांतरण होगा। इस चालक से इस चालक में आवेश जाएंगे या इससे इसमें जाएंगे। मैं मान लूं इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है, लेकिन Q1 आवेश अधिक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि Q1 आवेश ये अधिक है तो आवेश का स्थानांतरण इस तरफ होगा? नहीं कह सकते। जैसे यदि एक पानी की टंकी पर विचार करें कि मान लीजिए ये एक पानी का टैंक है और ये भी एक पानी का टैंक है। ये टैंक इतना भरा हुआ है परंतु ये टैंक फुल भरा है पूर्णतया। अब यदि इन दोनों को हम जोड़ दें इस तरह से, तो क्या हम इस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें पानी अधिक है, इस वजह से इससे इसमें जाएगा? नहीं। हम साफ देख सकते हैं क्योंकि ये टैंक हाइट में अधिक है, ऊंचाई पर है, इसलिए पानी का बहाव इस टैंक से इस टैंक में होगा। यानी पानी की गति की दिशा किसने निर्धारित करी? तो उसमें एक फैक्टर है ऊंचाई ने निर्धारित करी। यानी प्रवाह जब भी होता है तो वहां किसी न किसी फैक्टर के आधार पर होता है, जो यहाँ पर ऊंचाई है। अब हम ये समझें कि आवेशों का प्रवाह किस आधार पर होता है, तो उसका जवाब है विभव के आधार पर। यानी आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है जब हम धनावेश की बात करें। और सामान्यतया जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित दिखाते हैं तो धनावेश के रूप में ही दिखाते हैं। तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। यदि इसका विभव V1 V2 मान लूं और V2 को अधिक मान लूं तो हम कहेंगे कि आवेशों का प्रवाह इस दिशा में होगा। यानी आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण विभव करेगा, और चूंकि हमने धनावेश लिया है इसलिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 1 मिनट। तो बच्चों, टॉपिक आज हमारा यही है, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। तो मैं लिखूं, माना दो चालक जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है पर Q1 व Q2 आवेश वितरित है। आवेश वितरित। अब ये दो चालक ले लेता हूं मैं, ये दोनों चालक जिनकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। इस पर आवेश मैंने Q1 मान लिया और इस आवेश को हम धनात्मक आवेश ले रहे हैं, और इसी प्रकार इस पर हमने आवेश Q2 मान लिया। ये Q2 आवेश है। अब इनके विभव मान लेता हूं, माना विभव क्रमशः V1 व V2 है। वैधारिता C1 व C2 है। अब इनकी धारिता हमने C1 व C2 मान ली। बच्चों, अब यदि हम इसे एक चालक से जोड़ दें, किस चालक से जोड़ें? ऐसे चालक से जोड़ें
जिसकी धारिता नगण्य हो, ताकि वो आवेशों का स्वयं संग्रह न कर पाए। इस तरह के चालक से जोड़ दिया जाए तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। अब हमने समझा कि आवेश जो धनावेश है उच्च से निम्न विभव की ओर जाएगा, और इसलिए मैं यहाँ पहले ये पता करूंगा कि विभव किसका अधिक है। तो मैंने मान लिया कि V1 विभव अधिक है, V1 इज ग्रेटर देन V2, और इसलिए आवेश यहां से यहां तक प्रवाहित होगा। अब आवेश कब तक प्रवाहित होगा? क्या जब तक दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती तब तक होगा? नहीं। अभी आपने देखा एक टैंक ऊपर था, एक नीचे था, तो ऊपर वाले टैंक का टोटल पानी नीचे आएगा, और तब तक आएगा, यहाँ आवेश का प्रवाह तब तक होगा, क्योंकि आपने समझा आवेशों का प्रवाह विभव के कारण हो रहा है। जब तक विभव में असमानता है तब तक आवेशों का प्रवाह जारी रहेगा उच्च से निम्न विभव की ओर, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। वहां आवेश से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब मान लेते हैं कि इनका एक आवेश V हो जाता है, समान विभव हो जाता है V, और V आवेश होने पर यह पुनर्वितरण रुक जाता है। जब पुनर्वितरण रुक जाएगा तो उसके पश्चात इस पर आवेश कुछ अलग होगा और इस पर आवेश कुछ अलग होगा, जिन्हें मैं नाम अलग दे देता हूं। क्योंकि आवेश विभव इसका अधिक है, इसलिए आवेश इससे इस पर जाएगा, तो इस विभव से ये विभव थोड़ा, ये इस आवेश से ये आवेश थोड़ा कम हो जाएगा और इसका आवेश बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आप देखें, विभव ये अधिक था, तो जो समान विभव होगा जब पुनर्वितरण रुक जाएगा तो ये विभव इससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये विभव इससे थोड़ा अधिक हो जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश का संरक्षण होगा, यानी संयोजन से पूर्व जितना आवेश था संयोजन के पश्चात भी उतना ही आवेश बना रहेगा। तो मैं लिखूं कि प्रथम संधारित्र पर आवेश कितना? Q1 बराबर, क्योंकि हम जानते हैं संधारित्र में Q बराबर CV, और इसलिए हम लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1, क्योंकि धारिता C1 है और इसका विभव V1 है। यह संयोजन से पूर्व है। संयोजन अभी मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर कि कहीं संयोजन किया जाता है, और प्रथम हमने जो संधारित्र नहीं लेकर चालक लिया है, तो प्रथम चालक पर और द्वितीय चालक पर आवेश कितना हो जाएगा? Q2 बराबर C2 V2। अतः कुल आवेश की मात्रा हो गई Q बराबर Q1 प्लस Q2, दैट इज Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। ये हमने निकाल के रख लिया क्योंकि ये इसका बदलने वाला नहीं। अब दोनों चालकों को हम जोड़ते हैं। मैं लिखूं, इसको मैं पुनः लिख दूंगा, यहां से हटा देता हूं। लिखूं, यदि दोनों चालकों को किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेशों का, कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है, आवेशों का प्रवाह होने लगता है, प्रवाह होने लगता है, तथा यह तब तक जारी रहता है
जब तक कि विभव समान न हो जाए, विभव समान न हो जाए। अब तभी रुकेगा जब इनका विभव समान हो जाएगा। तो समान हो गया, मान लेते हैं कि विभव समान होके वी हो गए। आप नोट करें इसे। माना दोनों चालकों का विभव v हो जाने पर आवेशों का पुनर्वितरण रुक जाता है तथा दोनों पर आवेश बदल गए, दोनों पर आवेश Q1 डैश व Q2 डैश हो जाता है। आवेश बदल के इस पर Q1 डैश और Q2 डैश हो गए, लेकिन कुल आवेश अभी भी नहीं बदला है। तो उसी प्रक्रिया को मैं, उसी कुल आवेश को मैं ज्ञात कर लूं। तो मैं लिखूं अतः Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1 V1, Q बराबर CV हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अब इसका विभव V हो चुका है दोनों का समान, और Q2 बराबर Q2 डैश बराबर C2V। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नोट करते रहें, आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो मैं लिखूं अतः कुल आवेश कितना होगा, वही रहेगा Q बराबर बटब की Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा, दैट इज C1V प्लस C2V एंड V टेक इन कॉमन, देन इट इज C1 प्लस C2 एंड V। एक हमने पहले कुल आवेश निकाला था, एक हमने अब कुल आवेश निकाला है। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर करके देखें तो हम समझ सकते हैं। तो मैं लिखूं अतः 1 व 2 से दोनों को बराबर कर दो, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V, और आप पक्षांतरण करके V का मान निकाल सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये दोनों का वो विभव आ गया जो कि समान है, जिसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यह उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव है। बच्चों, कॉमन जो वोल्टेज आएगा दोनों का समान हो जाएगा, वो हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन हम ज्ञात करना क्या चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। तो हमने देखा कि इनके पास Q1 आवेश था, इसके पास Q2 आवेश था, और Q1 बदलकर Q1 डैश हो गया और Q2 बदलकर Q2 डैश हो गया। आवेशों का पुनर्वितरण किस आधार पर हुआ, एक तो बात थी कि विभव के आधार पर हुआ, उच्च से निम्न विभव की ओर गया, लेकिन मात्रात्मक रूप में विभव किस प्रकार परिवर्तित हुआ, तो वो हम समझते हैं। आप नोट कर लें। तो बच्चों, मात्रात्मक रूप में आवेश जो बदला है, यदि हम आवेश Q1 था और Q2 था, बदल के Q1 से Q1 डैश और Q2 से Q2 डैश हो गया। इसका अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात निकालने पर हमें क्या मिलेगा, C1V अपॉन C2V, क्योंकि Q1 डैश का वैल्यू C1V1 था और इसका वैल्यू C1V था और इसका वैल्यू C2V था। V2V कैंसिल एंड देयरफॉर
Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी C1 अपॉन C2। ये रिजल्ट हमारे पास आया जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या बता रहा है कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर पुनर्वितरण पश्चात उनके जो आवेश रहते हैं उन आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। यहाँ देखें कि पुनर्वितरण पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में है। तो मैं लिखूं यहाँ स्पष्ट है पुनर्वितरण पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब हम ये देखें कि विभव का अनुपात कितना होगा। आवेशों का अनुपात हमने समझ लिया, आप नोट करें, चलते हैं आगे। बच्चों, इस रिजल्ट को आप याद रखें जो कि उभयनिष्ठ विभव के लिए है। अब बच्चों, हम जानते हैं यहां प्रथम चालक का विभव V1 से V हो जाता है। पहले इसका विभव V था, V1 था, और फिर इसका विभव आपने इसका V1 था, इसका V2 था, और उभयनिष्ठ होकर V हो गया। लेकिन हमने साथ में ये मान लिया था कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो आप समझे कि इसके विभव में कमी आई। तो मैं लिखूं अतः विभव में परिवर्तन कितना हुआ, दैट इज डेल्टा V कितना हुआ, V1 माइनस V। तो V की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो मिलेगा V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। गौर से देखें, C1 V1 टू C1 V1 कैंसिल एंड डेल्टा V1 क्या रह गया, इसमें देखें C2 कॉमन है तो C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये प्रथम चालक के विभव में कमी है। अब दूसरे चालक में क्या होगा, दूसरे चालक का विभव V2 होता है जो बढ़ के V हो जाता है, यानी इसके विभव में वृद्धि होती है। तो मैं लिखूं यहां द्वितीय चालक का विभव V2 से V हो जाता है, अतः परिवर्तन कितना हुआ, विभव में परिवर्तन, कमी वृद्धि अलग अलग नहीं देख रहे हैं, सीधे परिवर्तन देख रहे हैं, जिसे मैं डेल्टा V2 लिख रहा हूं। तो चूंकि इसका विभव घटता है, इसका बढ़ता है, और बढ़ता है तो यहां क्या लिखेंगे हम, V माइनस V2। फिर मैं V की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर लूं तो यहां डेल्टा V2 आएगा, V इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 माइनस V2। फिर एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करें, C1 प्लस C2 तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस है, ध्यान रखें दोनों पे चिन्ह नेगेटिव आएगा, तो C1 V2 माइनस C2 एंड V2। तो C2 V2 टू C2 V2 कैंसिल, और गौर से देखें यहाँ कॉमन है C1, तो डेल्टा V2 इक्वल टू C1 अगेन कॉमन V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2।
ये पहले चालक के विभव में परिवर्तन है और ये दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन है। देखें आप, इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। अब हम यहाँ ये पता करना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पुनर्वितरण पश्चात जो आवेश था वो धारिताओं के अनुपात में था, क्या ऐसा कोई संबंध विभव परिवर्तन में भी है? तो हम इन दोनों को अनुपात लेके देख लेंगे। तो मैं लिखूं अतः डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 यानी विभव परिवर्तनों का अनुपात। तो आप देखें, देश अपन भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो रह जाएगा C2 बाई C1। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 इक्वल टू C1 बाई C2 रेज टू द पावर -1। पुनर्वितरण पश्चात जो आवेशों का अनुपात आया था वो धारिताओं के अनुपात में था, लेकिन उनके विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिताओं के अनुपात में नहीं है, बल्कि धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम में है। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं, आप नोट करें बच्चों। मैं लिखूं स्पष्ट है, स्पष्ट है चालकों के संयोजन पश्चात उनके विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है, व्युत्क्रम में होता है बच्चों। तो हमने ये टॉपिक समझा, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि जब आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो समान विभव आने पर उनका पुनर्वितरण रुक जाता है, और पुनर्वितरण के पश्चात उनके आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात में होता है, और विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है। और साथ ही हमने ये जाना कि जो उभयनिष्ठ विभव होता है वो कितना होता है, जो कि C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 था। तो यहां तक का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम जाने कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि कितनी होती है। नोट करें, इसका अगला पार्ट है ऊर्जा हानि। क्या ऊर्जा हानि होती है? होती है तो क्यों होती है? जब आप आवेशित चालकों का संयोजन करेंगे तो सामान्य प्रक्रिया है, एक चालक से दूसरे चालक में आवेश जाएगा। यदि विभव समान है तो नहीं, लेकिन असमान है तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, और जाएगा तो फिर इस चालक में, क्योंकि ये चालक है और प्रत्येक चालक जो कि संयोजन में है, प्रत्येक चालक का एक प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध के कारण बाधा उत्पन्न होती है, और उस बाधा के विरुद्ध कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है, और इसलिए जो इनकी पहले ऊर्जा थी उसमें से कुछ ऊर्जा का व्यय होता है। जो होता किस लिए है? चालक के प्रतिरोध के कारण, जो संयोजन जिससे किया है, इसके प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि अवश्य होगी। तो मैं लिखूं, यदि चालक की सहायता से आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो चालक क्या है? वो हमने जो लिया है तार है, तो मैं यहां तार शब्द लिख दूं। तो चालक तार के प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। ऊष्मा
ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। इन चालकों के पास आवेश है, आवेशित चालक हैं, तो इनके पास ऊर्जा है। आवेशों का पुनर्वितरण होगा यानी ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा। लेकिन आवेश के प्रवाह में जब बाधा उत्पन्न होगी तो उस बाधा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा यानी कुछ ऊर्जा व्यय होगी, और वो ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पद है। अब कितनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी तो हम पहले देखें कि संयोजन से पूर्व कितनी ऊर्जा है और संयोजन के पश्चात कितनी रह जाती है। तो मैं लिखूं संयोजन से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। ऊर्जा का क्या सूत्र है? ऊर्जा का सूत्र हमने पिछले टॉपिक में सीखा था 7वें वीडियो में कि ऊर्जा Q²/2C हाफ CV² और हाफ QV होती है। तो हम यहाँ इसमें से किसी भी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ सकते हैं और हमारे लिए सरल होगा कि C1V1² को हम लेके चले, CV² को लेके चले। तो पहले जो ऊर्जा थी उसको मैं U लिख दूं। पहले संधारित्र की या चालक की ऊर्जा हाफ CV² की जगह हाफ C1V1² लिखूं, क्योंकि इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1 है। संयोजन से पूर्व, ये हमने लिखा है संयोजन से पूर्व, प्लस दूसरे चालक के लिए इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी दोनों की पहले ऊर्जा थी। अब संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। अब चूंकि बच्चों संयोजन होने के बाद दोनों चालक समान विभव पर आ जाते हैं, और संयोजन हमने दो तरह से सीखे थे, एक श्रेणी संयोजन, एक समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन की ये विशेषता थी कि वहां विभव समान रहता है। क्योंकि इन दोनों चालकों को जोड़ने पर अंततः विभव समान हो जाता है, इसलिए आवेशन की प्रक्रिया रुक जाने के बाद यानी संयोजन के पश्चात जब आवेशन रुक जाएगा और विभव समान हो जाएगा, उस समय ये दोनों चालक परस्पर समांतर क्रम में संयोजित माने जाएंगे। और समांतर क्रम में संयोजित माने जाएंगे तो ये दोनों एक निकाय हो गए। इनका तुल्य धारिता क्या हुई? अभी जैसे इसमें हमने अलग अलग लिया था, अब हम इसकी तुल्य धारिता पर विचार करेंगे। तो यहाँ दोनों संयोजन के पश्चात की बात है, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तुल्य धारिता C=C1 + C2। समांतर संयोजन में इसी प्रकार से संयोजन होता है। तो फिर वही फॉर्मूला हाफ CV², ये पैरेलल में है, मैं यहाँ P लिख दूं हाफ V²। अब चूंकि जो संयोजन की धारिता है वो हम जानते हैं, तो यहाँ बन जाएगा U' बराबर बच्चों U' बराबर हाफ C1 + C2, और V जो है उभयनिष्ठ विभव है, और उभयनिष्ठ विभव का आपको वैल्यू पता है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2 एंड V² है, तो होल स्क्वायर होगी। अब ये ऊर्जा जो थी इसको मैं संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा है, और ये जो है संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा। अब आपने ये बात समझी कि जब जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ ऊर्जा का व्यय होगा और जिससे ऊर्जा की हानि होगी, जो कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाएगी। कुल ऊर्जा तो अभी भी संरक्षित रहेगी, लेकिन हम इन दोनों चालकों से संबंधित ऊर्जा देख रहे हैं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ऊर्जा की हानि होगी। अतः ऊर्जा की हानि कितनी होगी? अतः ऊर्जा हानि कितनी होगी बच्चों? तो मैं लिख दूं पहले कितनी थी, जो अधिक थी U, और बाद में कम हो गई जो कि है U'। अब मैं इनकी वैल्यू रख के सिंपल सॉल्व कर लूंगा, जो कि सामान्य गणित है, आप नोट करें। बच्चों तो डेल्टा U बराबर U मीन्स दिस वन हाफ
C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस U डैश, एंड U डैश इज हाफ। अब इसको आप देखें तो यहाँ C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 होल स्क्वायर है, तो ये एक ब्रैकेट हट जाएगा, जहाँ C1 प्लस C2 रहेगा, तो मैं इस C1 प्लस C2 को नहीं लिख रहा हूँ, तो ये लिख रहा हूँ मैं C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। देख ये कैंसिल कर दिया, एक दो ब्रैकेट है। अब आप इसको, सिंपल गणित है, सिंपल सॉल्व करना है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख दूं मैं। एग्जाम में आप ज्यादा गणित ना दिखा के अगर डायरेक्ट वैल्यू याद रहती है तो लिख सकते हैं। अब इसको मैं एलसीएम लूं तो डेल्टा यू बराबर, आप देखें 1/2 तीनों पदों में कॉमन है, तीनों में 1, 2 और 3, तो यहाँ हाफ को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया C1V1 स्क्वायर गुणा हो गई C1 प्लस C2 प्लस सिमिलरली C2V2 स्क्वायर एंड C1 प्लस C2। अब आप ये समझ रहे हैं ना मैं किस प्रकार से कर रहा हूं, यहाँ आपको एलसीएम कैसे लेके करना है वो तो आता ही होगा, प्लस इन दोनों का ये पद, इसका ये पद, और ये यहाँ प्लस नहीं है तो माइनस, तो ये बन गया C1V1 प्लस C2V2 एंड होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब मैं इसके गुणा प्रारंभ करता हूं, तो बच्चों डेल्टा U बराबर हो गया हाफ, देखें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 एंड V1 स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूं ये सब आपको आ रहा है, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर। ये पद कंप्लीट, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलूंगा और बाहर माइनस है, इसलिए इसके 3 पद आएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और तीनों विद नेगेटिव साइन आएंगे, तो मैं a स्क्वायर करता हूँ C1 स्क्वायर एंड V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर एंड माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये कंप्लीट अपॉन C1 प्लस C2। अब आप देखें कि C1 स्क्वायर एंड V1 स्क्वायर प्लस एंड माइनस कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, तो 3 पद हमारे पास बच गए, और इन तीनों पदों के अंदर C1 C2 और C1 C2 कॉमन है, तो इसको भी मैं हाथों हाथ बाहर निकाल लेता हूं, तो बना डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2, और ये पद नीचे है तो ये यहीं रख देता हूं C1 प्लस C2। बच्चों अब क्या रह गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। गणित का एक सामान्य नियम है, यदि कॉमन है तो तुरंत उसको आप बाहर ले लें ताकि चीजें आसानी से समझ में आने लग जाए। अब कॉमन लेते ही ये समझ में आ गया ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अतः डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हानि का व्यंजक है, यह ऊर्जा हानि का व्यंजक है, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ऊर्जा हानि कितनी हो। अब आपने ये समझा कि यदि 2 चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, आवेश कुछ है Q1 Q2, विभव है कुछ V1 V2, और इनको जोड़ दिया तो पुनर्वितरण पश्चात ऊर्जा की हानि होगी। इस व्यंजक से समझें कि क्या हानि होगी। आप गौर से देखें, डेल्टा U यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो ऊर्जा की हानि शर्तिया होगी, यदि नेगेटिव आ जाएगा तो ऊर्जा की हानि नहीं बल्कि ऊर्जा की गेन होगा, ऊर्जा प्राप्ति होगी। तो देखें ये ऑलवेज धारिताएं पॉजिटिव होती हैं। V1 और V2, यदि V1 अधिक है V2 कम है तो ये पद पॉजिटिव होगा, लेकिन V2 अधिक है V1 कम है तो ये पद नेगेटिव होगा, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव होने के बावजूद भी ये पद पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ हम ये समझ लें कि डेल्टा U ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
और डेल्टा यू क्या है? ऊर्जा हानि, यानी सदैव ऊर्जा की हानि होती है। यहाँ बच्चों यहाँ धारिताएं, यहाँ C1 C2 तो पॉजिटिव ही है, यहाँ V1 माइनस V2 होल स्क्वायर सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अतः ये स्पष्ट है कि ऊर्जा हानि सदैव होती है यदि आवेशित चालकों को संयोजित किया जाए तो ऊर्जा की हानि अवश्य होगी, बस एक स्थिति में नहीं होगी। और वो स्थिति कौन सी है? ये डेल्टा यू जीरो कब होगा? जब V1 माइनस V2 जीरो हो जाए। तो मैं लिखूं यदि V1 इक्वल टू V2 है तो डेल्टा यू यानी ऊर्जा हानि जीरो होगी। परंतु अगर दोनों चालकों के विभव समान हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण ही नहीं होगा, और पुनर्वितरण नहीं होगा तो प्रतिरोध का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा हानि नहीं होगी। तो ऊर्जा हानि शून्य होती है यहाँ आवेशों का प्रवाह नहीं होता, आवेशों का प्रवाह कहूं या पुनर्वितरण नहीं होता। तो ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ। हमने इस टॉपिक में क्या क्या समझा? आवेशित चालकों को जोड़ने पर संयोजन के पश्चात आवेश किस अनुपात में होंगे, विभव में परिवर्तन किस अनुपात में होगा, और जो उभयनिष्ठ विभव है वो कितना होगा। 3 बातें ये सीखी। और चौथी बात हमने ये जानी कि ऊर्जा हानि कितनी होगी और क्यों होगी। ये टॉपिक कंप्लीट और ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। चौथा चैप्टर था, आप नोट करें इसे, चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों इससे पिछले अध्याय में, पिछले टॉपिक में जो था संधारित्रों में संचित ऊर्जा, यदि किसी संधारित्र पर जब हमने विचार किया था तो संधारित्र के पास जो इसकी धारिता मान लो में C है, तो इसकी संचित ऊर्जा कितनी आई थी? हाफ Q स्क्वायर बाई C, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। 3 फॉर्म में इसको हमने लिखा था। अब बच्चों हमने उसमें ये चीज नहीं समझी कि यदि ये संधारित्र संयोजन में है तो किस प्रकार से उनकी ऊर्जा होगी। तो 2 पॉइंट उसमें कुछ छूटे हुए थे जिन्हें मैं अब कवर कर लेता हूं। तो मैं दोनों स्थितियां ले रहा हूं। एक स्थिति ले रहा हूं श्रेणी संयोजन में ऊर्जा, श्रेणी संयोजन में संचित ऊर्जा, और दूसरा पॉइंट रहेगा समांतर संयोजन में, सिंपल है, संयोजन में संचित ऊर्जा। आप यदि स्वयं भी बुक से उसको देखते तो आपको समझ में आ जाता। चलिए फिर देख लेते हैं। तो 2 श्रेणी संयोजन में ये मान लेता हूं मैं n संधारित्र हैं। श्रेणी संयोजन में n संधारित्र हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी? तुल्य धारिता कितनी होगी? आप जानते हैं तुल्य धारिता श्रेणी S फॉर सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉटेड 1/Cn, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम यदि इनके संयोजन की कुल ऊर्जा देखें तो ऊर्जा के लिए हमारे पास में यही फॉर्मूले हैं। इनमें से आप किसी एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखूं संयोजन की कुल ऊर्जा, संयोजन की कुल ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला वही हाफ Q स्क्वायर बाई 2C।
हाफ नहीं है क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ क्यू स्क्वायर बाई c। तो संयोजन की ले रहे हैं तो हमें तुल्य धारिता लेनी पड़ेगी और यहां मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर इंटू 1/cs और 1/cs जो तुल्य धारिता है उसका व्यंजक हमारे पास है। तो मैं यहां लिख दूं u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर एंड 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉटेड 1/cn और इसको आप यूं लिख सकते हैं u बराबर हाफ ब्रैकेट हटा दूं तो क्यू स्क्वायर बाई c1 क्यू स्क्वायर बाई 2c2 प्लस डॉटेड क्यू स्क्वायर बाई 2cn। अब आप देखें क्यू स्क्वायर बाई 2c होता तो ऊर्जा ही है, तो ये फिर ऊर्जाओं के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये किसकी ऊर्जा है तो संधारित्र C1 की है, यानी इस संधारित्र की, इसकी धारिताएं अगर C1 C2 C3 लें तो इसकी ये ऊर्जा है। तो इसको मैं लिख दूं U1। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं U2 प्लस डॉट 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 UN। यहाँ क्या समझ में आया? यहाँ समझ में ये आया कि यदि भिन्न भिन्न संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनकी जो कुल संचित ऊर्जा होगी वो पृथक पृथक संधारित्र की संचित ऊर्जाओं के सामान्य योग के बराबर होगी। ये श्रेणी संयोजन में हमें रिजल्ट मिला है। अब मैं ले लेता हूं कि यदि हमारे पास विभिन्न संधारित्र परस्पर समांतर संयोजन में है इस प्रकार से जिनकी धारिताएं C1 C2 डॉट 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 Cn है, तो इनकी कुल ऊर्जा कितनी होगी और उसके लिए मैं पहले लूं कि तुल्य धारिता कितनी होगी। तुल्य धारिता आप जानते हैं समांतर संयोजन में सीधे जुड़ेगी C1 प्लस C2 प्लस डॉटेड Cn, ये तुल्य धारिता है। अब कुल संयोजन की कुल ऊर्जा लेनी है तो संयोजन की कुल ऊर्जा, अब कुल ऊर्जा का हमारे पास क्या सूत्र है अभी हमने ये लिया था। हालांकि ये तीनों ही सूत्र इक्वल हैं, हम इनमें से किसी भी सूत्र का आवश्यकता अनुसार सरलता अनुसार चयन कर सकते हैं। तो मैं आवश्यकता अनुसार या सरल करने के लिए इस फॉर्मूले का चयन करूं तो ये बन गया कुल ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। C मतलब यहाँ संयोजन की है तो तुल्य धारिता लेंगे Cp और मैं यहाँ Cp की वैल्यू रख दूं तो U बराबर आया हाफ C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 एंड Cn एंड V स्क्वायर एंड ब्रैकेट हटाने पर क्या बनेगा हाफ C1 स्क्वायर V स्क्वायर प्लस C2 हाफ C2 स्क्वायर V स्क्वायर प्लस डॉटेड हाफ Cn एंड V स्क्वायर। अब फिर आप अलग अलग विचार करें कि ये पहला पद कौन सा है। इस पहले पद पे विचार करें तो ये भी CV स्क्वायर है, ये भी CV स्क्वायर है, ये भी CV स्क्वायर है, यानी है तो ये ऊर्जा, लेकिन किसकी तो C1 है, इसलिए ये प्रथम संधारित्र। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूं, अतः U बराबर U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN। इस तरह से कुल ऊर्जा फिर हमने वही देखी जो हमने श्रेणी क्रम में रिजल्ट प्राप्त किया था, वही समांतर संयोजन में रिजल्ट मिल रहा है हमें कि यदि विभिन्न संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं तो भी उनकी तुल्य धारिता, तो भी उनकी तुल्य संचित ऊर्जा पृथक पृथक संधारित्र की संचित ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो आप इसे नोट करें। एक पॉइंट और है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बुक में है। संबंधित तो वो ऊर्जा हानि से ही है। आप विचार करें कि एक संधारित्र है और अनावेशित संधारित्र है और इसे आप V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और जब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होगा आप जानते हैं। इधर ये धनात्मक सिरा है
तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस प्रकार ये धनावेशित होता जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होंगे और ये ऋणावेशित होता जाएगा, यानी आवेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और उसके लिए ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? बैटरी प्रदान कर रहा है। मैं मान लूं कि कुछ समय पश्चात, जब तक मैंने आवेशन किया, कुछ समय बाद यहां पर Q आवेश आ गया, यानी Q आवेश इसको बैटरी ने दिया, कार्य किया यानी इसने अपनी ऊर्जा दी। तो बैटरी द्वारा या स्रोत द्वारा किसी संधारित्र, पूरा लिख दूं मैं, किसी संधारित्र को V वोल्ट के स्रोत यानी बैटरी द्वारा Q आवेश से आवेशित करने पर दी गई ऊर्जा किसके बराबर होगी? आप जानते हैं ऊर्जा सदैव कार्य के बराबर होगी, और इसलिए कितनी ऊर्जा दी जाएगी? कार्य बराबर यहाँ विभव इंटू आवेश होगा, तो विभव इंटू आवेश तो Q इंटू V, यानी QV ऊर्जा उसने दी। अब संधारित्र को कितनी मिली? क्योंकि संधारित्र के पास Q आवेश आया, तो Q आवेश संधारित्र पर होने पर उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? तो मैं लिखूं, हम जानते हैं यदि संधारित्र का आवेश Q है तो संचित ऊर्जा कितनी होगी? आप जानते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं? Q²/2C, 12CV², लेकिन इनसे हमें रिजल्ट समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसका तीसरा फॉर्मूला ले लेता हूं, 12Q इंटू V। इससे मुझे समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? तो बैटरी ने कितनी ऊर्जा दी? QV। संधारित्र के पास कितनी पाई गई? 12QV। ये क्या हुआ? दी बैटरी ने QV ऊर्जा और संधारित्र को प्राप्त हुई 12QV ऊर्जा। तो बाकी की ऊर्जा कहां? 12QV मिली, यानी 12QV कहां गई? 12QV गई ऊर्जा हानि। तो यहां आवेशन की इस प्रक्रिया में भी हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा हानि होगी। तो मैं लिखूं, स्पष्ट है संधारित्र के आवेशन में कितनी ऊर्जा की हानि हुई? दिस माइनस दिस, यानी 12QV ऊर्जा की हानि होती है। तो यहां आप एक प्रश्न बना लें कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र के आवेशन में 12QV ऊर्जा की हानि होती है। कई बार छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसकी चर्चा भी मैं किसी वीडियो में आपसे करूंगा। आज हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इसके कुछ आंकिक प्रश्न हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपको आनंद आया हो, अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।